नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह और प्रयागराज की सीधे आपको तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त मौजूद हैं और कायस्थ पाठशाला प्रयाग स्थापना दिवस जहां 150वें वर्ष का शुभारंभ समारोह इस दौरान किया जा रहा है और इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए हैं और साथ ही साथ इसमें प्रस्तुति दी जा रही है। कायस्थ पाठशाला प्रयाग स्थापना दिवस जिसमें मुख्यमंत्री शामिल हुए। तो 150वें वर्ष का शुभारंभ समारोह और जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री इसमें शामिल हुए हैं और कायस्थ ये पूरा कार्यक्रम था जिसमें नजर आ रहा था मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल हुए हैं और 150 वर्ष पूरे होने पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें तमाम जो प्रस्तुतियां हैं वो की गई हैं और स्वागत जो गीत है वो यहाँ पर गाया गया है और इसमें मुख्यमंत्री को शामिल भी किया गया। प्रयागराज के पूर्व महापौर चौधरी जितेंद्र नाथ सिंह जी, प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी, माननीय विधायक इंजीनियर हर्षवर्धन वाजपेयी जी, कार्यक्रम के संयोजक और वरिष्ठ उपाध्यक्ष कायस्थ पाठशाला चौधरी भागवेंद्र नाथ सिंह जी, महामंत्री कायस्थ पाठशाला से सुनील कोटले जी, कायस्थ पाठशाला से जुड़े हुए सभी सदस्यगण, आज के इस समारोह में उपस्थित सभी गणमान्य महानुभाव, प्रदेश की इस प्रतिष्ठित संस्था के सार्वसदी समारोह के शुभारंभ कार्यक्रम के अवसर पर मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं और एक वर्षों तक चलने वाले सभी कार्यक्रमों के प्रति अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। डेढ़ सौ वर्ष किसी भी संस्था के अत्यंत मूल्यवान होते हैं, गौरवशाली होते हैं। इतिहास को बुला करके व्यक्ति हो या संस्था, वह कभी अपने अतीत को विस्तृत करके उज्जवल भविष्य की कामना नहीं कर सकते। और मैं धन्यवाद दूंगा कायस्थ पाठशाला के वर्तमान नेतृत्व को
संस्थापकों की भावनाओं के अनुरूप उसे एक नई ऊंचाइयां प्रदान करने के निरंतर प्रयास कर रहे हैं। और आज हम इस संस्था के 150 वर्ष पूरे 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक नए समारोह के साथ जुड़कर के उसके साक्षी बन रहे हैं। कायस्थ पाठशाला के संस्थापक मुंशी काली प्रसाद भास्कर जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आप अनुमान कर सकते हैं कि आज से 150 वर्ष पूर्व जिनका जन्म 150 वर्ष पहले जिन्होंने ये परिकल्पना की होगी कि मुझे अपनी पूरी संपत्ति को अपने परिवार, अपने नातेदार, अपने रिश्तेदार को न देकर के लोक कल्याण के लिए समर्पित करना है। और आज लोक कल्याण का यह भाव हम सबके सामने इस रूप में प्रस्फुटित होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक विराट वृक्ष के रूप में कैसे लोगों के लिए आने वाली पीढ़ी के उज्जवल भविष्य की कामना के साथ कार्य कर रहा है। एक कायस्थ पाठशाला उसका एक आदर्श उदाहरण है। मित्रों, आप सब प्रबुद्ध समाज से हैं और ये हमेशा से रहा है कि जब कभी कोई ऐसी स्थिति आती है कि कलम और तलवार में कोई द्वंद्व होता है तो विजय तो कलम की ही होती है। कुछ देर तक तलवार भले ही भय और दहशत का माहौल पैदा करे, लेकिन अंततः विजय सदैव कलम की हुई है, क्योंकि वह उस कलम का लोक कल्याण के लिए सत्य के मार्ग का अनुसरण करके सदाचार के मार्ग का अनुसरण करने के लिए करता है। और आप सबको गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। पूरा भारत इस बात पर गौरव की अनुभूति करता है। याद करिए, स्वामी विवेकानंद ने 1893 में वैश्विक मंच पर जाकर के भारत की वैदिक परंपरा को जिस मजबूती के साथ रखा था, किन शब्दों में उन्होंने रखा था, और भारत के बारे में जो दुनिया की राय थी, दुनिया की जो भ्रांतियां थी, उनको उन्हीं के बीच में जाकर के जिस प्रकार से उनकी धारणाओं को निर्मूल साबित करते हुए भारत की श्रेष्ठता को, भारत की संस्कृति और भारत की परंपरा की मूल्यों और आदर्शों को वैश्विक मंच पर एक सम्मानजनक स्थान दिया था, वो कौन भारतीय विस्मृत कर देता है। हर भारत का नागरिक स्वामी विवेकानंद के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव रखता है। और स्वामी विवेकानंद ने बात कही, उन्होंने उस कालखंड में कहा था जब देश गुलाम था, तब उन्होंने कहा था गर्व से कहो हम हिंदू हैं। स्वामी विवेकानंद ने ये नहीं कहा, और ठीक है, एक परंपरा में एक सन्यासी थे, भारत की वैदिक परंपरा पर उनको गौरव की अनुभूति होती थी। उन्होंने व्यक्ति, जाति, मत और मजहब का नहीं, उन्होंने अपनी पहचान को वैश्विक मंच पर जो सम्मान दिलाया। नहीं तो हिंदू कहने में लोग संकोच करते थे, लोगों को संकोच होता था, लेकिन स्वामी विवेकानंद को यह कहने में कोई संकोच नहीं था। उन्होंने कहा हमारे लिए गौरव की बात होनी चाहिए। और जिस मजबूती के साथ स्वामी विवेकानंद ने बात दुनिया के मंचों पे कही, भारत के विभिन्न मंचों पे कही, स्वामी विवेकानंद के मत का कोई आज तक खंडन नहीं करता है। कोई नहीं कहता है कि स्वामी विवेकानंद ने गलत कहा था। भाइयों
भाइयों बहनों, कौन ऐसा कालखंड है जब इस प्रबुद्ध समाज ने एक नेतृत्व न दिया हो? देश की आजादी के लिए तड़प रहा भारत, आजाद हिंद फौज के माध्यम से नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, भारत का नारा बन गया। कांग्रेस की राजनीति आजादी के पूर्व ही जिस कुटिलता की चपेट में आ गया था, उसका खामियाजा नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भरना पड़ा था, और उन्होंने इसे टुकड़ा करके आजाद हिंद फौज का गठन करके भारत की स्वाधीनता के लिए जिस अभियान को आगे बढ़ाया, वह किससे छुपा हुआ? कौन उसको विस्मृत कर सकता है? और कौन ऐसा भारतीय होगा जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रति नतमस्तक न होता? 2019 में प्रयागराज में कुंभ का आयोजन हुआ था। मैं प्रयागराज की किले में अंदर गया ये देखने के लिए कि वहां पर अक्षय वट है, वहां की व्यवस्था कैसी है, कैसे उसको हम श्रद्धालुओं के लिए खोल सकें। तो मुझे बताया गया साहब यहां पे एक राष्ट्र प्रेसिडेंट सूट है। मैंने कहा यहां प्रेसिडेंट सूट का मतलब क्या है? कहा साहब यहां पे देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कुंभ के समय भी और माघ मेले में कल्पवासी बनकर के भी यहां पर आते थे। क्या भारत था? ये देश आजाद हुआ, तत्कालीन सरकार कहती रही कि नहीं, सोमनाथ मंदिर के कार्यक्रम में आपको नहीं जाना है। उन्होंने कहा सरकार तय नहीं करेगी, मैं एक भारतीय हूं और हजारों वर्षों से भगवान सोमनाथ भारत और भारत की कोटि कोटि मानवों के उद्धार के कारक बनते रहे हैं। और स्वतंत्र भारत अगर सरदार पटेल ने इस अभियान को आगे बढ़ाया है तो मैं इस कार्यक्रम में आज जाऊंगा ही जाऊंगा। और सोमनाथ मंदिर के उद्धार का कार्य राजेंद्र प्रसाद जी ने उस समय की सरकार के तमाम विरोध के बावजूद भी उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। आप देख रहे हैं कि दो चेहरे भारतीय राजनीति के बहुत स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। एक चेहरा है जो अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति, अपनी विरासत को विस्मृत करके भारत को पिछड़कू, भारत को पीछे धकेलने की दुरभिसंधि का शिकार स्वयं होता है। लेकिन एक परंपरा वह है जो कर्म का उपासक होते हुए वह कभी भी अपने मूल्य और सिद्धांतों से अडिग हुए बगैर इस देश को विपरीत परिस्थितियों में नेतृत्व देता है। लाल बहादुर शास्त्री को कौन समझ सकता? देश के अंदर प्रधानमंत्री के रूप में एक अल्प कार्यकाल शास्त्री जी को प्राप्त हुआ था, लेकिन वह कार्यकाल अपने आप में एक मानक बना था देश की राजनीति के लिए, देश के संस्थाओं के लिए। ये देश 1965 में 1962 के युद्ध के बाद जब कुछ समझ ही रहा था, तब तक पाकिस्तान ने एक युद्ध हम पर थोप दिया। लेकिन जिस बहादुरी के साथ उस समय पाकिस्तान के द्वारा थोपे गए युद्ध का जवाब शास्त्री जी ने दिया। लोग मानते थे शास्त्री जी बहुत सहज है, सरल है, ईमानदार है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, लेकिन उनकी सहजता, उनकी सरलता वो हर व्यक्ति को आकर्षित करती थी। तो लोग मानते थे कि पाकिस्तान को कहां फेस कर पाएंगे। लेकिन उस समय जब देश पर थोपे के युद्ध को दृढ़ निश्चय के साथ, पूरी दृढ़ता के साथ उन्होंने नेतृत्व देते हुए
पाकिस्तान को नाको चने चबाने के लिए मजबूर कर दिया था, पाकिस्तान को पूरी तरह त्रास्त किया था और पाकिस्तान को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया था। युद्ध में भारत की ऐतिहासिक विजय, और यही नहीं, जब अमेरिका ने भारत की इस सौर पराक्रम के बदले भारत पर तमाम प्रकार के प्रतिबंध लगाए, तो शास्त्री जी ने उस समय कहा था कि हम अमेरिका के सामने हाथ नहीं देंगे। शास्त्री जी ने कहा खाद्यान्न में आत्मनिर्भर भारत को बनाने वाला कोई और नहीं, शास्त्री जी है। देखो, एक गेहूं आता था दाम वाला अमेरिका के अंदर, जिसको जानवरों को खिलाने के लिए उपयोग किया जाता था, उसको वह भारत के अंदर भारत के लोगों को बेचने के लिए काम करता था, इससे मोटी रकम कमाता था और उस पर भी उसने प्रतिबंध लगाया था। शास्त्री जी ने कहा नहीं, हम अमेरिका के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे, भारत खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा। और अलग विषय है शास्त्री जी के साथ राजतंत्र में क्या हुआ, रहस्य बना हुआ, लेकिन भारत को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी तो काम शास्त्री जी ने किया। और भाइयों बहनों, जो भी सिद्धार्थनाथ जी कह रहे थे, इस देश की लोकतंत्र का गला घोंटने का कार्य चल रहा था और इस देश को लोकतंत्र के इस उन्मुक्त वातावरण में देश की इस दूसरी आजादी का आनंद देने का कार्य भी नेतृत्व उस समय किसी ने किया था, सदैव जयप्रकाश नारायण जी। कौन सा ऐसा कालखंड है, एक लंबी परंपरा है, एक लंबी श्रृंखला है, जिस श्रृंखला पर हम सबको गौरव अनुभूति करनी चाहिए। और इसलिए कोई प्रबुद्ध समाज कभी भी उस तंग दायरे में कैद होकर के अपने आप को सीमित नहीं कर सकता है। आप याद करिए, जब हम लोग यहां पर आए थे प्रयागराज में, जब हमें नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की स्थापना करनी थी, राष्ट्रपति जी ने उसका शिलान्यास किया था और उस समय मेरे मन में एक बात आ रही थी। मैंने कहा सचमुच जो अपने लिए नहीं जिया, देश के लिए जिया, समाज के लिए जिया, पीढ़ियां बनाने के लिए जिया, देश के संविधान सभा के अध्यक्ष होने के बावजूद भी कोई श्रेय लेने की कोई ओर नहीं थी। उस महापुरुष के नाम पर इस नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का नाम होना चाहिए और हम लोगों ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के नाम पर इस नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को, इसलिए क्योंकि उनके लिए पूरा देश परिवार था। वो तंग दायरे के यात्री नहीं थे, तंग गलियों के यात्री नहीं थे, कि उन्हें व्यक्ति, परिवार या जाति तक हम सीमित कर रहे। उन्होंने अपना जीवन जिया था, लोक के लिए जिया था, राष्ट्र के लिए जिया था, विश्व कल्याण के लिए जिया था। और वह भाव भी दिखता है। इन महापुरुषों के प्रति कौन ऐसा भारतीय होगा जो श्रद्धा और सम्मान का भावना रखता हो? अगर मुंशी काली प्रसाद जी ने ही अपनी पूरी संपत्ति को अपना कोई दत्तक पुत्र बना करके उस संपत्ति को उसके नाम पर कर दिया होता, कहां पर एक एपी ट्रस्ट बनता, कहां बनता? मैंने बहुत नाम सुना था। मैं यहां पर एक मानवीय कार्यक्रम में, मैंने सिद्धार्थनाथ जी के यहां पारिवारिक कार्यक्रम में यहां पर आया था पहली बार। उसके बाद मुझे यहां पर अधिवक्ता समुदाय के कार्यक्रम में और आना पड़ा था। अन्य एक दो कार्यक्रमों में आया, लेकिन नाम मैं इस कायस्थ पाठशाला का नाम बहुत पहले से सुनता रहा, बहुत पहले से सुनता रहा। इसकी प्रतिष्ठा है, इसका अपने गौरवशाली इतिहास है, इसने समाज के लिए कुछ दिया है, कुछ किया है, और ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती
तो प्रयागराज में मुख्यमंत्री को आप सुन रहे थे। मुख्यमंत्री के द्वारा कई बातों का जिक्र किया गया, सरकार के द्वारा किए गए कामों का आप यहां पर बताते हुए आप ये बताया है कि कैसे चीजें बेहतर हो पाई हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।